मैं क्रॉप सेंसर पे ही काम करता था पहले, मतलब मैं वही से ऊपर आया हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप जैसे बंदे ने मुझे ये बताया कि भाई आपका जो हेल्थ लेवल है वो बिल्कुल भी जीरो है, और आपकी कमियां अगर आप सबमिट नहीं करोगे, एडमिट नहीं करोगे, तो उस सामने वाले का कुछ नहीं जाने वाला जाएगा आपका हमारा ही बिक रहेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कैमरा कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लाइट सोर्स अच्छे से जानते हो कि मतलब आपको कैसे यूज करनी है लाइट, तो फिर आप बेस्ट आउटपुट निकाल ही सकते हो। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और अगर क्रॉप सेंसर कैमरा से काम कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास मर्सिडीज है या मारुति है, वो पहुंचाएगी दोनों आपको मंजिल तक। आपको मंजिल तक ही पहुंचाने है ना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल मैं फोटो वाला मोइश खान के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर मौजूद हैं जिनका नाम है आकाश सोलंकी। आकाश सर से मैंने एक चीज़ सीखी थी, शुरू से सीखी थी और सीखता आया हूँ कि इनसे जब मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली कि सर एक तरह का ऐसा शूट है और मेरे व्यूअर्स के लिए आपके साथ कन्वर्जेशन करना है, एक पॉडकास्ट करना है, तो इन्होंने कभी मेरे को फ़ौरन ना तो बोला ही नहीं, बिल्कुल फ़ौरन तैयार हो गए। और इनका एक ये रिस्पॉन्स देखिए कि आप सबके लिए, मैं इनकी जगह पे नहीं आया हूँ। पहली बात, ये सूरत से बिलोंग आया हूँ, ये सूरत से बिलोंग करते हैं। और सर थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्यूअर्स के लिए इतनी दूर सूरत से नवसारी तक सर ट्रैवलिंग करके खुद आए हैं। तो अभी मॉर्निंग के तकरीबन 10 o'clock हुआ है अभी। यस। तो सर निकले थे, मैंने 10 o'clock का जिक्र किया था कि सर 10 o'clock तक हम करेंगे। मैं 9:30 बजे हाँ सर 9:30 बजे तो मुझे कॉल कर रहे हैं जब मैं चाय पी रहा था अपने घर कि भाई मैं आई एम हियर। तो मैं खुद शॉक हो गया। उसके बाद इनका पेशेंस देखिए, इनके आने के बाद मैंने सेटअप लगाया पूरा सेटअप बाद में, और बहुत धीरज से सर ने मुझे कोऑपरेट किया। सर थैंक यू सो मच उसके लिए। इससे ये सीखने की जरूरत है मेरे भाई कि एक फोटोग्राफर दोस्त दूसरे फोटोग्राफर दोस्त का भाई होता है। 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपकी इनकी बात का, 2 एग्जाम्पल, इससे आप रिलेट कर जाएंगे सीधे। जब आप स्कूल में थे तब हम जब एग्जाम देते थे तो एक लंबी बेंच के ऊपर 2 ही बंदों को बैठने दिया जाता था, एक किनारे पे, दूसरा दूसरे किनारे पे, एक आगे की साइड पे, एक पीछे की साइड पे, मतलब इसी तरह से रो वाइज बिठाया जाता था। आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, अब आंसर शीट के अंदर आप क्या लिख रहे हैं ये आप ही को मालूम है, ठीक है। ना उस बंदे को मालूम है, ना आपको मालूम है कि वो क्या लिख रहा है, ना उसको मालूम है कि आप क्या लिख रहे हो। तो जिस तरह से आप एक एग्जामिनेशन हॉल में आपके एग्जाम देने के लिए बैठते हो कि भाई मैं अपना लिखूंगा, अपने हिसाब से अपने मार्क लाऊंगा, मतलब अपना वर्क करूंगा, अपने हिसाब से अपना आउटपुट निकालूंगा, सामने वाला क्या कर रहा है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। दूसरा एग्जांपल, संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेशन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। आई थिंक मैंने वो सेशन लाइव अटेंड किया था, अनस्टॉपेबल, दिल्ली में, मैं खुद वहाँ पे गया था। वेरी गुड। तो वहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, वो मुझे अंदर लग गया था। अंदर इसलिए लग गया था कि वो इंसिडेंट ही कोई ऐसा बताया था उन्होंने। 2 बच्चे थे और बहुत गहरे दोस्त थे। अब एक बार क्या होता था कि भाई बच्चे खेलते 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 गांव से थोड़ी दूर चले गए, काफ़ी जंगल रहा करता था उधर, और वहाँ पे एक कुआं था। खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए, एक बच्चा उस कुएं में गिर गया और दूसरा बच्चा ढूंढ रहा है कि अब मैं इसको बचाऊं कैसे। अब वो गांव से काफ़ी दूर थे तो कोई बचाने वाला भी नहीं था, और जो बच्चा गिरा था वो बड़ा था और जो बच्चा ऊपर था वो बच्चा छोटा था। हुआ ये कि उसको कहीं से रस्सी दिख गई, रस्सी तो दिख गई, लेकिन वो छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को कैसे खींच पाएगा। लेकिन फिर भी उसने इंस्टिंक्ट उसकी मजबूत करके उसने रस्सी नीचे डाल दी। डालने के बाद नीचे वाले बंदे ने रस्सी पकड़ ली और वो तब तक खींचता रहा जब तक कि वो बच्चा बाहर नहीं आ गया। एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को जिसका वजन उससे ज़्यादा है उसको बाहर निकाल लिया। अब यही इंसिडेंट उस बच्चे ने जाके गांव में बताया, तो कोई भी ये भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि तूने इस बच्चे को बचाया है। और सर ने उस सेशन में ये बोला था कि उनके गांव में एक अब्दुल चाचा या रहीम चाचा करके कोई बंदा था जो सबसे सुलझा हुआ था, मतलब कुछ भी
मसला होता था तो उनसे पूछते थे कि क्या ये सच हो सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बिल्कुल सच था और ये हो सकता है। तो उन्होंने गांव वालों ने पूछा कि कैसे सच हो सकता है सर, तो उन्होंने संदीप सर ने एक्सप्लेन किया कि रहीम चाचा ने ये बताया कि भाई वो जो छोटा बच्चा बड़े बच्चे को खींच रहा है, तब वो छोटे बच्चे को बोलने वाला कोई नहीं था वहां पे कि ये तू नहीं कर सकता। सही बात है, सही तो बात मतलब है। आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको वो आपके avoid वो आपको आपकी स्किल के अंदर कमजोर कर रहे हैं। यस, मैं रिलेट वो वहां आपको रिलेट कर रहा हूँ। तो आप उसको अवॉइड कीजिए फिर। आपके आसपास जो माहौल बनता है, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आते हैं या जो सेटअप लगाते हैं, उनको आपको वो घोड़े को जैसे ऐसे बांध लेते हैं ना आपके पास, बस यही बस देखना है। तो घोड़े को ये क्यों बांधा जाता है, ताकि उसके आसपास का माहौल उसको ना दिखे, वो काबू के बाहर ना हो, वो डरे नहीं। तो आप भी ऐसे कर लीजिए और सिर्फ फोकस वहीं पे करें जहाँ पे आपका काम है, क्योंकि हमें अपना काम करना है, ना कि सामने वाले का काम देखना है। सही। क्वेश्चन ये है कि आप वेडिंग से क्या अमाउंट अर्न कर लेते हो अप्रोक्सीमेटली एक 6 सीजन मंथ, मतलब सीजन की बात कर रहे हो ना आप? पूरे सीजन में? ओके, तो सीज़न में अगर मेरा काम मेन फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ मैं, और मैं मेरे खुद के प्रोजेक्ट कम लेता हूँ, और मैं जिनके प्रोजेक्ट होता है उनको मैं कवर करता हूँ पूरा। मतलब हम इसमें बोलते हैं एक्सपोजिंग लेते हैं हमारे फील्ड में। यस, एक्सपोजिंग बोलते हैं उनको। तो मैं ज़्यादातर एक्सपोजिंग करता हूँ, और जो मेरे क्लाइंट है, मतलब मेरे पास प्रीमियम क्लाइंट आएंगे तभी मैं काम करूँगा, मेरा काम ऐसा है। मतलब सर की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं भाई, कमाल है। मतलब समझिए आप, ये समझने की जरूरत है। और भाई अब भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए आपके अंदर, अब भी इम्प्लीमेंट ले आना। ये जो सर का जो कहने का मतलब है भाई, मुझे बहुत मजा आया ये बात सुन के। मतलब भाई तभी आप आगे जा पाओगे। देखिए, आपका रूटीन वर्क करने के लिए आप चाहिए तो एक फोटोग्राफर भाई का फ्रीलांसिंग कर लीजिए, वो आप किसी भी रेट पे कर सकते हैं। यस, क्योंकि वो मेरा भाई है। हाँ, लेकिन आपको अगर खुद का काम करना है तो फिर प्रीमियम तो ही काम प्रीमियम लेवल पर ही कीजिए। नहीं तो तो भाई क्या नाम, वाह, मतलब हद है। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई नहीं कि आपके लिए ये चीज अभी आप इम्प्लीमेंट कर दो तो भी आपको चलेगा, चलेगा। क्योंकि एक फोटोग्राफर को हर बार जरूरत होती है एक फ्रीलांसर की। कई बार टीम लेके चलने वाले बंदे होते हैं, उनको भी फ्रीलांसर की जरूरत पड़ती है यार सबको, क्योंकि वेडिंग एक ऐसी चीज है ना कि एक ही डेट पे ओवरलैप होती है। यस। तब जब ओवरलैप वर्क होता है तब हमको दूसरे बंदों की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा वेडिंग आप नहीं कर सकते। तो आप ये काम ये कर सकते हैं इनकी तरह कि आप सबसे पहले तो आप एक फोटोग्राफर से फ्रीलांसिंग वर्क ले सकते हैं, और साथ साथ में आप धीरज रख के, पेशेंस रख के आप प्रीमियम क्लाइंट को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वही काम आएगा आगे भी। यही चीज हमको ऑन स्पॉट करनी है। जैसे कि सर मान लीजिए हम वेडिंग में इकट्ठा हो जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है ना, मेरा कार्ड करप्ट हो गया, यस, कभी ऐसा हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मतलब कुछ भी इश्यू आ सकता है। कार्ड करप्ट हो गया, लाइट खराब हो गई, कैमरा खराब हो गया, राइट, या मेरी तबीयत खुद की खराब हो गई। एक बार ऐसा हुआ था, मैं राजकोट में था, ठीक है, और जैसे ही हम बारात लेके वहां पहुंचे, वेडिंग स्टार्ट हुई, मैंने पोर्ट्रेट वोट्रेट सब ले लिया, लेकिन जैसे ही वेडिंग स्टार्ट हुआ मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, मतलब फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गया था। इतना बुरा हाल था कि मैं काम ही नहीं कर पाया। हालांकि आप जैसा बंदा था वहाँ पे, तो उसने मुझे ये बोला कि सर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सारा फुटेज और फोटोग्राफ्स आप तक पहुँचा दूंगा। यही तो सबसे बेस्ट चीज़ है ना। और वो मुझ तक पहुँचाया, ऐसे ही नहीं किसी बोला, मुझे सामने से कॉल आया कि सर मैं आपको कैसे पहुँचाऊँ। तब ये इंटरनेट वगैरह इतना सब फास्ट नहीं था, तो उन्होंने सीडी में राइट करके सबको डेटा वहाँ से कुरियर किया। अमेजिंग। और वो डेटा कुछ तकरीबन 150-200 GB का था। तो कितनी DVD राइट की होगी उन्होंने वो सब की। तो भाई हैट्स ऑफ टू यू जो अगर सुन रहे हैं। तो मेरा उनका एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट होता है आपके स्पॉट के ऊपर, तो आप कभी भी आपको ऐसा ना समझे कि अच्छा हुआ इसका काम खराब हो गया। सर ऐसा होता है ना, ईगो बीच में आ जाता है। ईगो आता है बीच में, मतलब वो नहीं लाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ईगो आ जाएगा ना तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे कभी भी।
आप उससे डाउन हो जाओगे फिर। मैंने अक्सर कामयाब लोगों को ये देखा है कि वो जितना कामयाब होते जाते हैं उतना ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। यस राइट। उतना ज्यादा सोबर भी बनते हैं। मतलब उनका नेचर ही उनको आगे लेके क्वालिटी और भी सुधर जाती है, मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाते हैं, बात करने का सलीका बदल जाता है, यहाँ तक कि डिसिप्लिन भी हो जाते हैं बहुत। वही तो उनको आगे लेके जाता है। हाँ हाँ, वही है। तो आप सर का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। मैं इनसे बहुत ही इम्प्रेसिव हूँ। इनका स्ट्रक्चर देख के और मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। सॉरी टू से सेम बॉडी है। थोड़ी कम है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखिए, मैंने इनको देख के इम्प्लीमेंट करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी ऑब्वियसली जिमिंग कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक लेवल पर। मुझे कहा गया है कि आपको एकदम से खुद नहीं पढ़ना है, आपको अभी मतलब मेंटेन करना है ना। मुझे क्या होता था सर पहले कि लेजीनेस फील होती थी, थक जाता था बहुत जल्दी ऑन स्पॉट। तो मुझे ये चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मतलब काम करने की पूरी लगन थी, लेकिन इतना कर नहीं पाता था जितना कर सकूं। ठीक है, तो आप जैसे बंदे ने मुझे ये बताया कि भाई आपका जो हेल्थ लेवल है वो बिल्कुल भी जीरो है, और आपकी कमियां अगर आप सबमिट नहीं करोगे, एडमिट नहीं करोगे, तो उस सामने वाले का कुछ नहीं जाने वाला, जाएगा आपका, हमारा ही बिक रहेगा, है ना। तो मैंने फौरन एडमिट कर लिया कि मेरे में गलती है, सही है, क्योंकि मैं लेजी था, खाने पीने में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता था, और पूरा दिन मतलब जैसे शूट पे अगर नहीं हूँ तो पूरा दिन एडिटिंग पे कंप्यूटर पे ऐसे बैठा हूँ। हुआ ये कि मेरी ये जो लेफ्ट हैंड की जो 2 उंगलियां हैं, ये दोनों वर्किंग करना बंद हो गई थी। यहाँ पे ब्लड पहुंचना ही बंद हो रहा था, एक वेन मेरी यहाँ से क्लॉट होने लगी थी, दब रही थी। तो डॉक्टर ने वार्निंग अलार्म दे दिया था कि अगर तुमने अपना सलीका नहीं बदला तो हो सकता है कि तुमको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरे अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो अपलोड की है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, जो मैंने जिसका थंबनेल दिया था फिर से लॉकडाउन के नाम से। यस, अभी जो लास्ट वीडियो आपने शायद देखी हो, तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया है कि सबसे पहले ज़रूरी है आपकी तंदुरुस्ती, आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, चाहे आपके पास इक्विपमेंट कितने भी अच्छे हों, चाहे आपके पास क्लाइंट कितने भी अच्छे हों, चाहे आपके पास डिज़ायर कितना भी बड़ा हो, ये सबसे ही काम चल जाएगा। बॉडी अच्छी होगी तो काम चलेगा। बॉडी अच्छी होगी तभी। 35 के बाद फिर क्या? 35, 40 उसके बाद क्या? अगर एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, तो मतलब 50, 55, 60 तक भी चले जाएंगे फिर अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप महेश्वरी सर को आप सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं। लगभग उनके सब्सक्राइबर 2.5 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, और इंडिया में एक मोटिवेशनल नॉन प्रॉफिट चैनल हो तो इनकी है, संदीप महेश्वरी सर की। वो लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ कि उनकी एज, जैसे आप बोल रहे हो कि 35 प्लस हो, तो क्या वो 35 प्लस है, उनको आप देख लीजिए कितने एनर्जेटिक है, अभी भी काम कर रहे हो। उनका नाम लेने का सिर्फ एक ही मतलब है मेरा कि 35 प्लस है। उनका टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, उनका वर्क एनर्जी देख लीजिए, उनका फ्लो ऑफ वर्क देख लीजिए, उनका डिसिप्लिन देख लीजिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर भाई या मेरी हर फोटोग्राफर बहन, मेरे हर दोस्त उसी तरह से बने जिस तरह से वो उनके लेवल पे है। मैं ये नहीं चाहता कि आप करोड़पति बन जाओ, सब अपने आप में यूनिक होते हैं सर, पैसों से उनको तोला नहीं जा सकता, लेकिन किसी को भी नहीं तोला जा सकता। क्योंकि मैंने प्रकाश तिलोकानी सर को आप सब लोग जानते हैं। प्रकाश तिलोकानी सर से जब मैं फेस टू फेस मिला था, जब हम लंच कर रहे थे उनके सेशन में, तब उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मेरे से बेहतर फोटोग्राफर्स को मैं ऑनलाइन देखता हूँ, उनकी फोटोग्राफी गजब होती है, इस तरह की होती है सर कि वो ऐसा बोल रहे थे कि मतलब मेरी फोटोग्राफी से भी ऐसा लगता है कि बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ एक ही गलती कर रहे हैं, उनको बिजनेस करना नहीं आता, भाई वो लोग पीछे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है सर कि बिजनेस में किया जाए, क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए? मतलब क्लाइंट से डील ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को नहीं समझ नहीं रहे हैं, या क्लाइंट से पैसा ठीक से ले नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वही है कि आप क्लाइंट अच्छे सिलेक्ट कीजिए, जो आपको अच्छे से पे आउट करे,
मतलब आपका काम अगर सही होगा, आपका काम अच्छा है, ठीक है, तो आप ऐसे ही कस्टमर तक पहुंचिए कि जो आपके काम की रिस्पेक्ट भी करता हो जी। ऐसे कस्टमर तक आप पहुंचिए। जो लो बजट वाले कस्टमर है उनको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, या तो फिर लीजिए काम। अगर आपके रिलेशन संभालने के लिए आप ले सकते हो, आपका मतलब एक रूटीन चलाने के लिए ले लीजिए, आप ले लीजिए। बाकी जो आपको पे अच्छा कर रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे आपका काम और भी इम्प्रूव होगा, जिससे आपको क्लाइंट अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। फिर आप धीरे धीरे जैसे आपके क्लाइंट अच्छे आ रहे तो आपका स्टेप भी एक 1 by 1 आपका स्टेप ऊपर जाएगा, फिर आप सक्सेस की ओर जाएंगे फिर। और तो ओवरऑल सर का कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो डर छुपा हुआ है सबके अंदर कि भाई मुझे बड़ा क्लाइंट नहीं मिलेगा या अच्छा क्लाइंट जल्दी नहीं मिलेगा, तो पहले तो ये डर निकाल दीजिए। जब तक डरते रहोगे तब तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। अभी आपको करना क्या है कि आपका जो रूटीन वर्क में जो क्लाइंट जुड़ा हुआ है उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। हाँ, मतलब उनको जाने मत दीजिए, हाँ, रखो उनको भी। आपका रूटीन तो चलाना पड़ेगा ना, घर तो चलाना है सबको, तो वो एकदम से क्लाइंट छोड़ नहीं सकते। तो सर का कहने का मतलब है कि उस तरह के क्लाइंट 50% रख लीजिए और 50% को जाने दीजिए, और वो 50% में एक प्रीमियम क्लाइंट की या तो आप वेट कर सकते हैं या तो खुद आप प्रीमियम क्लाइंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसा आउटपुट दिखा सकते हो उनको कि जिससे वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ तक सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो प्रीमियम क्लाइंट जो हैं उनको उनके तक हम पहुँच सकें, मतलब हम पहुँच जाएं, उनको अपना काम दिखाएं कि सर आपने आगे जो काम किया था या करवाया था ऐसा ही काम मेरा भी आप एक बार देख लीजिए, हो कि नहीं क्या होना वाला है। अगर हो जाएगा तो क्लाइंट आपको मना कर देगा, इससे बढ़ के क्या होगा। लेकिन वहीं पे अटकना नहीं है फिर। हाँ? अगर वो मना कर रहा है 2 महीने और वेट कीजिए या फिर 3 महीने, यस आपके पास और काम आएगा। तो मतलब आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अब मुझे काम लोग नहीं दे रहे हैं, वापस मैं वही रूटीन पे चला जाऊं। एक दिन होगा तो फिर वो आप डाउन आ जाओगे फिर वापस। एक दिन होगा, क्योंकि आकाश भाई ने जब शुरू किया था ना तो उनको ही मालूम है कि किस तरह शुरू किया होगा। छोटे छोटे फंक्शन से ही स्टार्ट किया था, जैसे बर्थडे फंक्शन है, हाँ, कोई छोटी मोटी इवेंट हो गई, हाँ, ऐसे ही सब काम करते थे। फिर वेडिंग स्टार्ट हुआ, वेडिंग में अर्निंग किया। फिर वेडिंग के बाद फिर पता चला कि अरे इसके बाद भी और एक फील्ड है, मतलब फैशन रिलेटेड, वहाँ पे फिर इन्वॉल्व हो गए। फैशन से वापस बाहर निकले, थोड़ा प्रोडक्ट फोटोग्राफी, चाइल्ड फोटोग्राफी, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो सर आपको ये जो चाइल्ड फोटोग्राफी, मॉडलिंग फोटोग्राफी सब जो आप करते हो, इसका फायदा ये भी तो आपको मिला होगा ना कि वहाँ पे प्रैक्टिस आपकी बढ़ गई ऑलरेडी, मतलब स्टूडियो की प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ गई। तो मतलब जब आप वेडिंग में होते होंगे तो आपको उसका फायदा ये होता होगा कि जब पोर्ट्रेट्स लेने की बारी आती है, मेरा मेन वर्क वही रहेगा फिर। हाँ। मैं मेन पोर्ट्रेट फिर कवर करता तो हूँ। वो भी यूनिक लेवल पे चले जाते होंगे आप करने में। लाइटिंग के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप यूनिक लेवल पे ही फिर काम करोगे। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है कि सिर्फ आप फीडिंग ना करके आप अगर दूसरी चीजें भी कर रहे हो, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आपकी वो स्किल इम्प्रूव होगी फिर से, तो वो मतलब प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपका काम भी अच्छा होगा, आपको 2 पैसे भी मिलेंगे और आप फ्री भी नहीं रहोगे, है ना। माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब यही फील्ड में अगर आपको आगे जाना है तो फिर वही फील्ड के बारे में सोचो कि इसमें अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। जो भी बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनका क्वेश्चन अक्सर ये आता रहता है कि सर मेरे पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, ठीक है, तो बोले मैं दूसरों जैसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये मिथ है या सच्चाई है? रॉन्ग मिथ ये है ना। ऑफ कोर्स यस। मैं खुद मैंने जब स्टार्ट किया मेरे पास निकॉन D7100 था। ओके। मैं क्रॉप सेंसर पे ही काम करता था पहले, मतलब मैं वहीं से ऊपर आया हूँ। ये कैमरा मेरे पास अभी ये जो कैमरा है मेरा खुद का, मतलब निकॉन D850 मैंने अभी 2 साल हुए अभी परचेस किए हुए। मतलब उसके पहले मैं वही क्रॉप सेंसर कैमरा ही यूज़ करता था और मैं पहले से निकॉन यूज़ करता हूँ। तो इट डजंट मैटर कैमरा कोई यस आपकी क्रिएटिविटी बोलती है ना। कैमरा आपके पास कोई भी हो, सोनी, निकॉन, फ्यूजी या फिर कोई भी कैमरा हो, अगर आपको काम करना है तो आप मोबाइल में भी अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हो। फिर मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपका मतलब आप क्या सोच रहे हो, किस एंगल से आप शूट कर रहे हो,
वो आपको मैटर करता है, कैमरा कोई मैटर नहीं करता है उसमें। बिल्कुल, तो मतलब कैमरा उस लेवल पे मैटर करेगा जहाँ पे आप पहुंच जाओगे, उसके बाद मैटर करेगा, लेकिन अभी से उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। लेवल को कोई प्रॉब्लम। मैं तो ऐसा सोचता हूँ सर कि अगर वेडिंग लेवल पे अच्छा काम भी कर रहा है आदमी, और अगर मान लो कि फुल फ्रेम कैमरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आराम से अगर वो चाहे तो एक अच्छा काम निकाल सकता है आराम से, मेरे हिसाब से। नहीं निकल ही जाएगा, बिल्कुल निकल सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने भी जब शुरू किया था तब क्रॉप सेंसर से शुरू किया था मेरे पास ऑन वर्किंग, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी उसमें। आज भी वो कैमरा है और उससे कई बार शूट करना पड़ जाता है, कुछ कैमरा कम हो जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है उससे काम करने में कि मुझे 70D से काम करना पड़ रहा है। क्यों मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और अगर क्रॉप सेंसर कैमरा से काम कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास मर्सिडीज है या मारुति है, वो पहुंचाएगी दोनों आपको मंजिल तक, आपको मंजिल तक ही पहुंचाने है ना। वो सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू का फर्क है जो आगे जाके आपको फर्क लाना है, लेकिन उससे आपके वर्क ऑफ क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो जो इमेजेस क्वालिटी है या वीडियो क्वालिटी है वो अलग चीज है ना सर, वो अलग चीज है। लेकिन आपको इसके लिए डर जाना चाहिए कि नहीं, ये अभी ये जमाना वो नहीं है कि मैं क्रॉप सेंसर पे काम कर सकूं। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया, क्रॉप सेंसर मेरे पास भी पहले वही था। मैं उसमें वीडियो शूट भी करता था, ऐसा नहीं है, और फोटोग्राफी भी करता था। और फोटोग्राफी में भी आप क्रिएटिव वर्क निकाल सकते हो अगर क्रॉप सेंसर आपके पास कैमरा हो तो भी, ऐसा नहीं है। और आप मेरी प्रोफाइल पे जब जाओगे इंस्टाग्राम की, तो जो काफ़ी नीचे जाओगे ना आप थोड़ा, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स रखे हुए ऐसे जो मेरे निकॉन D7100 के हैं जी। तो आप वो फोटोज देखोगे और ये फोटोज देखोगे, आपको फोटोज में कोई अलग मतलब डिफरेंट नहीं दिखेगा। वो आपकी सिर्फ क्रिएटिविटी पे है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो। जी जी जी। मतलब उसमें फिर लाइटिंग मैटर करती है, मतलब आप कैसी लाइटिंग यूज करके आप शूट कर रहे हो। और मेन कैमरा का मतलब वही है कि आप जितनी अच्छी लाइट यूज करोगे वैसे ही उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। बिल्कुल। फिर आपके पास वो क्रॉप सेंसर हो या फिर फुल फ्रेम हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है वो। तो आप सर की प्रोफाइल चेक कीजिए, नीचे इंस्टा में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देखिए कि सर का वर्क पहले क्या था अभी क्या है। पहले क्रॉप सेंसर पे काम करते थे, अभी फुल फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि व्हाट गियर यू हैव, इट इज अ मैटर व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट इज योर क्रिएटिविटी, ये जरूरी है। मतलब सर का कहने का मतलब ये है। मैं जैसे उनको बता रहा हूँ कि मैं कुछ फोटोज सर को दे दूंगा, मतलब वो आपको उनके वीडियो में रखेंगे कि ये आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये निकॉन D7100 में क्लिक किए या फिर D850 में क्लिक किए हुए, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब उसमें लाइटिंग इफेक्ट उस हिसाब से रखी हुई है, तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्रॉप सेंसर का है। ये क्रॉप सेंसर का है और ये है फुल फ्रेम का। तो इट डजंट मैटर व्हाट गियर यू हैव, इट इज अ मैटर व्हाट यू डन इन योर क्रिएटिविटी, दैट्स इट। मतलब एक हार्ड डिस्क के अंदर एक फॉर्मेट डाल दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है फोटोग्राफर के दिमाग में कि पोर्ट्रेट के अलावा और वीडियो में कुछ है ही नहीं। मतलब पहले फोकस पोर्ट्रेट पे ही करो, 60 70 80 पोर्ट्रेट ले लो, क्या ज़रूरत है। मैं मेरी वेडिंग फिल्म, मतलब मैं खुद वेडिंग करता हूँ ना, अगर मैं 10 से ज़्यादा पोर्ट्रेट क्लिक नहीं करता हूँ। आप सिर्फ 10 पोर्ट्रेट ऐसे क्लिक करो कि मतलब क्लाइंट को अच्छे लगे। अगर आप 20 25 30 50 पोर्ट्रेट क्लिक करो, क्लाइंट खुद मतलब ऐसा बोलेगा, बस अभी फोटोग्राफर भैया बहुत हो गया अभी, इसको निचोड़ डालते हैं। हाँ, तो मतलब बैड इमेज क्रिएट होती है ना, मतलब वहीं पे आप उनको, हाँ आप उनको थका मत दो, उनको अभी पूरी वेडिंग करनी है और हमें भी पूरी वेडिंग करनी है। 10 पोर्ट्रेट लो, मतलब अच्छे से अच्छे पोर्ट्रेट लो और फिर उनको छोड़ दो और सब्जेक्ट पे फोकस करो कि जैसे कुछ विधि चल रही है या फिर कुछ मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रही है, कोई बातचीत कर रहा है, ऐसी सारी मोमेंट कैप्चर करो। फिर सिर्फ कपल के पीछे नहीं लगना है हमें। सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस ना करें, उसके अलावा बहुत कुछ मूवमेंट्स होती हैं वेडिंग में जिसको करके आपके वर्क में आप इम्प्रूवमेंट ला के अब उसका पैसा चार्ज कर सकते हैं।
क्योंकि आज के क्लाइंट को शॉर्ट और मोशंस इमोशंस ये सब पसंद है भाई है ना सर, नेचुरलिटी ज़्यादा पसंद है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहेंगे कैंडिड शॉट्स। यस तो कैंडिड शॉट्स की परिभाषा लोग यही समझ बैठते हैं कि सिर्फ इमोशंस कैप्चर करना नहीं। अगर आपके पास वक्त अच्छा है तो कैंडिड फोटोग्राफर ये भी कर सकता है कि यूनिक टाइप के पोर्ट्रेट्स भी ले। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 10 ऐसे पिक्चर क्लिक करो जो यूनिक हो। दैट्स इट। तो मतलब ये चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं इस सेशन में आपको एक खुलासा ये कर दूं कि अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपके पास नॉर्मल लेंस होगा तो आप बोलोगे कि इससे क्रिएटिविटी क्या होगी। तो एक बहुत ही सस्ता लेंस कैनन में अगर यूज़ कर रहे हो, अगर DSLR है आपके पास तो उसके अंदर 50 mm लेंस कुछ सर 7-8 हज़ार रुपये का आता होगा, 8-10 हज़ार रुपये का, यस है ना। जब मैं मोस्ट ऑफ 50 mm पे वर्क करता हूँ। दैट्स इट। मेरे पास है लेंस 50 mm बेस्ट है मेरे लिए। मैं 50 से 80% वेडिंग पूरा 50 mm पे ही करता हूँ मैं। हाँ, और कैसा रिजल्ट निकल के आता है? सबसे अच्छा 1.8 लगा दो, अच्छे से अच्छी पिक्चर्स क्लिक करो, पीछे आपको बुके इफेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो और मतलब प्राइस भी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा प्राइस है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि अफोर्डेबल है वो। अफोर्डेबल मतलब मैंने ये अमेजोन पे जब कुछ स्कीम चल रही थी, मैंने 5000 में मंगवाया था तब। मतलब सिर्फ 5000 में 50 mm लेंस। तो आज ये टेक्निकल बात हम कर रहे हैं क्योंकि मेरे कोई सेशन में अभी तक टेक्निकल बात नहीं हुई। अभी तक प्रैक्टिकल बातें ही हुई है, मोटिवेशनल बातें ही की है मैंने। तो मैं आज व्यूअर्स को ये टिप देना चाहूँगा कि भाई हम कोई जादूगर नहीं है, ना ये जादूगर है, ना मैं जादूगर हूँ, ना दुनिया का कोई फोटोग्राफर जादूगर है। वो सिर्फ ये करते हैं कि अपने काम को इम्प्रूव कैसे करें। और हम बेसिक लेवल पे भी मान लो कि मेरे पास कुछ फंड्स पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं, उसके ऊपर फोकस करें, गियर को अपडेट करें। पर उस हद तक नहीं कि जिसमें आप अफोर्ड भी ना कर पाओ और आपको लोन लेनी पड़ जाए। नहीं उतना भी मतलब नहीं करना है ना। नहीं। जैसे मैंने आपको ये टिप दी कि 50 mm लेंस 8-10 हज़ार रुपये में आप ला सकते हो, तो DSLR में वो चीज़ लग जाती है आराम से और इजी अवेलेबल है। तो ये चीज़ पे आप कमाल काम कर सकते हो। ऐसा आउटपुट निकल के बाहर आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सर दूसरा एक टेक्निकल क्वेश्चन आपको ये करूं, मैंने आपके काम में भी ये चीज़ ज़्यादा नोट की है कि आप बहुत ज़्यादा पोजिंग नहीं कराते हो। सर को मैंने वर्क करते हुए देखा अपनी आँख से एक वेडिंग के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब सोबर तरीके से अपने हिसाब से काम कर रहे थे। मैं दूर से देख रहा था तो मेरे को ये लग गया कि बंदा कर क्या रहा होगा। लेकिन जब मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की तो मेरा दिमाग हिला के रख दिया। मतलब डोपामीन लेवल मेरा हाई हो गया था एकदम देख के कि नहीं बंदा है, कुछ दम है। तो इसीलिए सर ये प्लेटफॉर्म पे भी आज आपके लिए आए हैं कि इनके जैसे बनना है आप लोगों को, और मैं बना के रहूँगा आप सबको। अगर आप कहीं पे भी रुक रहे हो तो मुझे मेरे अबाउट सेक्शन में जाके ईमेल कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर सर के लिंक पे जाके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। मैं मेरे कोई भी फोटोग्राफर दोस्त को अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है सर, राइट है ना। हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इनको, चाहे मुझे एफर्ट डालना पड़े मैं डालूंगा, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था, उन्होंने ये कहा था कि बहुत पोजिंग में नहीं कराता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि एक पोज दे दिया, उसके बाद बैकग्राउंड फ्रेमिंग और लाइटिंग चेंज करके उसको अलग अलग डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। तो सर आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से समझाएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या करना चाहिए, ऐसा किस तरह से करें। आप जैसे बता रहे हो बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या होता है मतलब क्लाइंट भी अगर एक पोज देंगे, यहाँ से लाइट सेट किया अभी हमने तो एक पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं, फुल लेंथ पोर्ट्रेट ले ली, एक हो गया, फिर एक क्लोजअप ले लो, ठीक है, फिर लाइटिंग चेंज करके थोड़ा और मतलब आप 1/3 या फिर ऐसे पोजेस लेके मतलब उनको डिफरेंट एंगल से शूट करोगे ना तो मतलब उनको भी लगेगा कि हाँ मतलब बंदा क्रिएटिव है, वो अच्छा काम कर रहा है, आउटपुट अच्छा आ रहा है, हमारा काम अच्छा हो रहा है। वही है। तो मतलब मैं आपको टेक्निकली समझा दूं कि सर क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। देखिए जैसे आपके पास आप अगर जाते हो तो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर साथ में होते हैं, एक टीम आपकी। अगर आप सिंगल कैमरा लेके भी जा रहे हो ऐसा समझिए, तो एक वीडियोग्राफर एक सिनेमेटोग्राफर आपके साथ है, एक फोटोग्राफर आपके साथ है। तो सिनेमेटोग्राफर एक पोर्ट्रा सेट लेके आता है, या एक पोर्ट्रा सेट आप अपने आप के लिए भी रखिए। अगर नहीं भी लाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हम खराब से खराब सिचुएशन की बात कर लेते हैं
कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ फोटोग्राफी का काम है तो आपके पास एक पोट्रा लाइट का सेट होना चाहिए जो इतना महंगा आता नहीं है, ठीक है। दूसरा कि आपके पास एक मान लीजिए कि TTL फ्लैश है भी नहीं आपके पास, तो अभी की गोडॉक्स की ऐसी कई फ्लैशेज हैं जो ट्रिगर कर रही हैं, मतलब ऑटो ट्रिगर आ रही है ट्रिगर के साथ आ रही है, जो कोई 3-4 हज़ार रुपये में अवेलेबल है, 4000 है ना। तो 4,000 में अवेलेबल है जो ट्रिगर के साथ आ रही हैं, जिनको आप स्टैंड पे माउंट करके क्लाइंट के बैक साइड पे उसको सेट कीजिए और पोट्रा फ्रंट लाइन से सेट कीजिए, और आप एक आपका कैल्विन रखिए पोट्रा का, पीछे से फ्लैश अगर फायर हो रही है तो आपको ब्लू टोन निकल के आएगा सेट में। सही कह रहा हूँ ना सर? आपकी बात बिल्कुल सही है। और जैसे मतलब वो टेक्निकल बात पे आ रहे हैं, हाँ, तो मतलब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब ये वर्क कैसे करता है। मैं That's आपको it. ये बताता हूँ। अभी अगर आप यहाँ से आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है, अभी हमने पोट्रा लाइट है वो, ठीक है। कैल्विन हमने लगाया होगा कुछ 35 या 34, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पीछे देख रहे हो एक और लाइट लगाई हुई है हमने, जो नीचे रखी हुई है हमने, उसके ऊपर हमने ब्लू जिलेटिन पेपर लगा दिया है, तो मतलब वो ब्लू हो रही है। ऑलरेडी हमने कैल्विन डाउन किया है तो मतलब वो भी ब्लू हो रहा है, और ये भी मतलब ऑलरेडी ब्लू कलर लगाया है उनके ऊपर, तो मतलब और ब्लू हो रहा है। मतलब आप पीछे देख रहे हो कितना अच्छा मतलब फील्ड लाइट आ रहा है पीछे से। मतलब ये चीज़ आप वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। आपको LED की जगह पे आपको सिर्फ फ्लैश लाइट रखनी है, ओके। और फ्लैश की आगे आप जिलेटिन पेपर या तो फिर गोडॉक्स के आपको अच्छे से अच्छे मतलब मैगमोड है वो आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो फिर, और अच्छे से अच्छे पोर्ट्रेट आप क्लिक कर सकते हो उससे। तो आप इससे मतलब आपका काम भी इम्प्रूव होगा, क्लाइंट को भी कुछ नया देखने को मिलेगा कि मतलब ये लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे कैसे आ गई ये लाइट, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो वही है सर, ये टेक्निकल मैटर से लेके ही मैं आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करता हूँ। एक बार ये हुआ था एक वेडिंग के अंदर कि हम पोट्रा से शूट कर रहे थे और अचानक से पावर कट हो गया, ओके। मतलब कुछ इश्यू हुआ था पावर को लेकर, कुछ DP में इश्यू हुआ था, तो पावर आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो हुआ ये था कि हमने 4-5 फोटोग्राफर थे, सभी के पास LED लाइट थी बेस्ट। तो हमने क्या किया था कि जैसे पीछे जो LED लाइट लगी हुई है, ऐसी LED लाइट सारी स्टैंड के ऊपर माउंट कर दी और सबको अलग अलग कलर फिल्टर लगा दिए, ठीक है। और सबको अलग अलग तरीके से हमने डिफरेंट वे में उसको ऐसे रख के, मतलब जिस टोन में हमको ज़्यादा इम्प्लीमेंट चाहिए, जो टोन आपको ज़्यादा चाहिए उसको आपको नज़दीक रखना पड़ेगा, जो टोन आपको कम चाहिए उसको दूर रखना पड़ेगा करके मैंने 50 mm लेंस लगाया था, 1.8 एपेचर रखा था और थोड़ा सा स्लाइड सा ISO चाहिए था। 1.8 पे ज़्यादा ISO खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। और बता दूं मैं आपको सर कि वो मैंने काम कैनन 70D पर किया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कैमरा कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लाइट सोर्स अच्छे से जानते हो कि मतलब आपको कैसे यूज़ करनी है लाइट, तो फिर आप बेस्ट आउटपुट निकाल ही सकते हो। वो क्रॉप सेंसर कैमरा के ऊपर भी जो आउटपुट निकल के आ गया था, तो मेरा दिमाग हिल गया था अंदर से ये देख करके कि एक छोटी से लेंस से क्या कमाल हो रहा है। तो सर ने जिस तरह से टेक्निकल बातें बताई हमको कि लाइटिंग डिफरेंट कर करके किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली आपको समझाया मैंने। एक सेशन हम करेंगे, यस प्रैक्टिकल सेशन, हाँ प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक बार सर को हम फिर से बुलाएंगे या हम सर के स्पॉट पे पहुंचेंगे एक मॉडल लेके और एक प्रैक्टिकल सेशन ज़रूर करेंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आए कि लाइटिंग डिफरेंस क्या होते हैं, डे लाइट में आप क्या यूज़ कर सकते हो और डे लाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं, हमारे मिनिमम एरिया को कवर करके बैकग्राउंड को हम डिफरेंट करके क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली आपको आगे दिखाएंगे। कभी एक सेशन वापस करेंगे जरूर। मतलब आपने जो सवाल किया था, मतलब वेडिंग में आप कितना अर्न कर लेते हो, हाँ। मतलब मैं अमाउंट नहीं बता सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेते हो। यस, अच्छे से सर्वाइव कर लेता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं कि मतलब पूरा साल चल जाए। हाँ, that's it। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेडिंग करना है तो 6 महीने ही करना है ना, उसके बाद क्या फिर वही मतलब यही मुद्दा आ जाता है वापस के, सिर्फ वही नहीं करना है वेडिंग ही, मतलब कमा लेते हैं, काफ़ी कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहीं पे रुकना नहीं है फिर। आप दूसरा कि अगर आपका वेडिंग सीजन अच्छा जा रहा है, आप पैसा बना रहे हो,
तो उस पैसे को इधर उधर आप खराब ना करें, क्योंकि आप एक ऐसी अभी स्टेज पे रहो कि आपका जो उम्र का दायरा है वो कहेगा कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। मैं कुछ बंदों के हाथ में सर वॉच देखता हूँ, 30-30 हज़ार की वॉच होती है, 30,000। मतलब वही ना, जो कमाया वो डाल दिया, फिर आगे कहाँ से जाओगे फिर आप लोग। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आप उसको इन्वेस्ट उसमें करने की बजाय आप 10,000 का 50 mm का लेंस ले लो, ठीक है, तो उससे अच्छा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास मैनुअल फ्लैश है और आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो आप TTL लेंस लो, है ना, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो उसे खर्च मत करो, आगे जरूरत पड़ेगी। सर्वाइव भी तो करना है ना भाई। सभी चीज को इन्वेस्ट कर देंगे तो खाएंगे क्या। तो ये भी चीज है कि हमको ना पार्ट वाइज, मतलब आप एक चार्ट तैयार कर लो कि मेरे पास अभी इस सीजन से इतना पैसा मार्जिन एरिया में है, तो अभी मेरा सर्वाइवल अमाउंट क्या होगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या बचता है वो आप देख लीजिए, और उससे मैं क्या ले सकता हूँ वो चेक कीजिए, और उसके बाद एक अपना रेशियो बनाइए और आगे बढ़िए। और कहीं पे आप रुक रहे हो तो यहाँ पे मेरी चैनल अवेलेबल है, आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा हर कमेंट का आंसर करने की। तो आप भी आकाश सोलंकी बन सकते हो, और मोइस खान जो मैं फोटो वाला, वो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो डरिए मत, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मतलब यही हमारी कोशिश रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ओके, तो बेल आइकॉन दबा दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और भी आएंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिए मोइस खान के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज, आपका मेरा सेशन देखने के लिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप मुझे टॉपिक्स भी दीजिए, कमेंट कीजिए कि आगे मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। आकाश जी से जिस तरह से बात हुई है, हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर करेंगे इनके साथ, इनके स्पॉट पे जाके कि मॉडलिंग शूट कैसे करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि मॉडलिंग फोटोग्राफी कैसे की जाती है। और जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो ज़रूर देखेंगे वो चीज़ प्रैक्टिकली। और एक दिन मैं वो लाऊंगा ना कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी हैं उनको एक बार लाइव बुलाऊंगा मेरे पास, मेरे साथ, और हमारे साथ होंगे आकाश जी, और कुछ टिप्स हम उनको देंगे। एक ऑडिटोरियम में बैठ के हम सेशन करेंगे आकाश जी के साथ और फैजल भाई के साथ, और कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स हमारे साथ होंगे जो आपको फ्री में एक ऑडिटोरियम में बैठ के आपके उन सवालों का जवाब देंगे जो आज तक आपको नहीं मिले, और वो चीज़ मैं आपके लिए फ्री में करवाऊंगा। बस मेरा साथ दे, मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और दोस्तों, हमारे इंडिया में एक मुहिम चल रही है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें, इंडिया को ग्रीन रखें, अपने स्किल को रंगीन रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन में।